मेष राशि के जातक जो कि अग्नि तत्व की राशि है, जिनकी सबसे ज्यादा शिकायतें रहती है मुझसे, गोपी जी आई एम एड्रेसिंग यू, डाल रही हूँ वीडियो। बहुत नाराज रहते हैं मेष वाले कि हमारा नंबर बहुत देर से आता है, इस बार आ रहा है। तो जो अग्नि तत्व की राशि है, जिसके स्वामी है मंगल, मंगल मतलब एनर्जी, मंगल मतलब शक्ति, मंगल मतलब पराक्रम, मंगल हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त, मंगल वो एनर्जी है जिससे हम अपने बिस्तर से सुबह नीचे पैर रखते हैं, हम चलते हैं, काम करते हैं। मंगल सेनापति है। तो ये लोग शक्ति से भरपूर, एनर्जी से भरपूर। अगर मैं ऐसा कहूं कि इनमें कमांडर, लीडरशिप स्पिरिट होती है, और सेनापति का काम क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो तत्पर ही है हमेशा अपने एनर्जी को खर्च करने के लिए। हालांकि सही जगह बहुत अच्छी तरह करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है सेनापति मूर्ख नहीं है ना, उसको पता है अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करनी है, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हमेशा। तो ऐसे मेष राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में, और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का महीना, मई का महीना आप लोगों के लिए। देर से आपका वीडियो पोस्ट कर पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हर महीने नहीं डाल पाती हूँ, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से कोशिश करूंगी कि आप लोगों की शिकायतें मैं दूर कर पाऊं और जल्दी से जल्दी आपके वीडियोस डाल पाऊं। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारी वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। तो पहले घर से शुरू करते हैं। पहले घर में मंगल 11 तारीख तक अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, स्व राशि। कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की राशि में होता है तो बहुत प्रबल होता है। ऊपर से 15 तारीख तक यहाँ उच्च के सूर्य, क्योंकि सूर्य मेष में उच्च के होते हैं। एक अग्नि तत्व दूसरे अग्नि तत्व की राशि में जब जाकर के बैठता है, उसके घर में जब जाकर के बैठता है, तो क्या होता है, एक अंगीठी के अंगारों को बड़ी भट्टी में डालिए, क्या होगा, वो और ज्यादा प्रज्वलित होंगे। तो सूर्य मेष में इसीलिए उच्च का होता है, क्योंकि एक अग्नि तत्व जब दूसरे अग्नि तत्व में जाता है तो वो और प्रज्वलित होता है। बुध यहाँ 14 तारीख तक होंगे। सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। 11 तारीख से और 14 तारीख तक का जो समय है, जब मंगल और बुध एक साथ होंगे, वो थोड़ा सा अच्छा समय नहीं होगा। उसके अलावा जो ये 15 तारीख तक का समय है, आप लोग बहुत 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 एनर्जाइज्ड रहेंगे, बहुत हिम्मत रहेगी, बहुत शक्ति रहेगी, बहुत पराक्रम रहेगा। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। जब राजा और मंगल सेनापति है ना, दोनों एक मिशन पर एक साथ एक रथ पर सवार होंगे, तो क्या होगा, मिशन सक्सेसफुल। कोई बहुत बड़ा काम, कोई पुराना काम जो रुका हुआ था, जो जिसमें ऑब्स्टिकल्स थे, अभी वो ऑब्स्टिकल्स पूरी हो जाएंगे, और जो चैनल्स क्लोज्ड थे वो चैनल्स खुल जाएंगे, आपके चैनल्स विल बी ओपन। तो क्या होगा, जब चैनल्स खुलेंगे तो नेचुरली काम आगे बढ़ेंगे। तो वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो एनर्जीज हैं वो रिलीज होंगी। आप स्वतंत्र होकर के, आप एनर्जाइज्ड होकर के काम करेंगे, और बहुत सारे रुके हुए काम, वो आपके फाइनेंशियल स्तर पर हो, वो पारिवारिक स्तर पर हो, वो सामाजिक स्तर पर हो, वो आपके कार्य स्थान पर हो, जहां भी कहीं ऑब्स्टिकल्स थे वो दूर होंगे, और बड़ी स्पीड से अब काम होंगे, क्योंकि मंगल स्पीड है। और दो अग्निग्रह लग्न में, मतलब एक चीज और होगी, गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा। हालांकि मेष वालों को गुस्सा आता भी है, क्योंकि सेनापति तो ठंडे स्वभाव का होगा, तो युद्ध कैसे लड़ेगा, है ना। अभी जब दो अग्नि तत्व एक साथ, जब राजा के साथ बैठा होगा तो थोड़ा अहंकार तो आ ही जाएगा। तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर अगर आप नियंत्रण रखेंगे तो चीजों को बहुत अच्छी तरह मटेरियलाइज कर पाएंगे। बात करें दूसरे घर की, दूसरे घर में वृष राशि है, जहां स्वामी शुक्र है। 14 तारीख तक यहाँ शुक्र भी अपनी ही राशि में है, जो कि एक बहुत सुंदर स्थिति है। कोई भी ग्रह, जैसा कि मैंने कहा, मैंने एस्ट्रोलॉजी अपने पिता से सीखी, और उन्होंने मुझे जो भी ज्योतिषीय ज्ञान पुस्तकों का था वो जो दिया, उसके अलावा जो उनके अपने जीवन का रिसर्च था वो भी उन्होंने मुझे दिया। तो वो कहते थे कि कोई भी ग्रह जब इस घर में अपनी राशि में बैठा हो या अपने खुद के घर में बैठा हो तो बहुत प्रबल होता है। शुक्र 14 तारीख तक अपनी ही राशि में, दूसरा घर कुटुंब है, वाणी है, खान पान है और धन का संचय है। तो पहली बात, 14 तारीख तक आपके पास अच्छा खासा धन का संचय होगा। कुटुंब में कोई
शुभ काम, मंगल काम होंगे, वाणी मधुर रहेगी, लोगों का आना जाना, मिलना जुलना, खाना पीना, पार्टी, ये सब चलेगा। 15 तारीख से यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे और 14 तारीख से बुध आ जाएंगे, तो यहाँ उस समय बुधादित्य योग बनेगा। दूसरे घर में सूर्य का आने का मतलब है कि सूर्य राजा है, आप घर की कमांड अपने हाथ में ले लेंगे। बुध मैनेजमेंट है, आप घर का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेंगे। और दूसरा घर धन का संचय है, तो मनी मैनेजमेंट विल बी डन इन अ वेरी नाइस वे, वन थिंग। सेकेंड थिंग, सूर्य क्योंकि खाली प्रेम नहीं है ना, राजा प्रेम करेगा तो कैसे चलेगा। सूर्य कमांड है, सूर्य अधिकार है, सूर्य अहंकार है, सूर्य ऑर्डर है, आज्ञा है, प्रकाश है, यश है, पद है, मान है, प्रतिष्ठा है, और साथ साथ सबको एक साथ यूनाइट करके अपने हिसाब से कुल में, परिवार में, कुटुंब में नीति निर्धारण करना कि भाई ये काम ऐसे होना है तो ऐसे ही होगा, ये नए नियम है, ये लागू होंगे, अब घर ऐसे चलेगा, वो आप करेंगे। क्योंकि जब सूर्य दूसरे घर में होता है तो कुटुंब में आपको कमांड देता है, अधिकार देता है, आपको शक्तियां देता है कि आप कुटुंब को अपनी तरीके से चला पाए। और क्योंकि बुध साथ है, इसीलिए सूर्य और बुध को बुधादित्य राजयोग कहा गया है। राजा का जो खजांची है बुध, मैनेजमेंट बनिया, वो जब साथ होगा तो धन को तो व्यवस्थित करेगा ही करेगा, धन को तो मैनेज करेगा ही करेगा, साथ साथ कुटुंब को भी मैनेज करेगा। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। बात करें, अच्छा यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि कठोर होती है। शनि बैठे हुए आपके 12वें घर में, 17 तारीख तक उत्तर भाद्रपद में होंगे, उसके बाद रेवती में आ जाएंगे। मेरे पिताजी कहते थे जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होता है उसी के अनुसार अपने आचार व्यवहार को ढाल लेता है, उसी के अनुसार बिहेव करता है। आप राजा के घर में बैठे होंगे तो राजा जैसा बिहेव करेंगे, आप अगर किसी साधु के घर में बैठे होंगे तो साधु जैसा बिहेव करेंगे। बिल्कुल उसी तरह कोई भी ग्रह अपने आचार व्यवहार को, अपने बिहेवियर को उस नक्षत्र के अनुसार ढालता है। तो शनि जब तक उत्तर भाद्रपद में होंगे, उत्तर भाद्रपद किसको दिखाता है, इंतजार को दिखाता है, धैर्य को दिखाता है, और रेवती सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो जब रेवती में आ जाएंगे, मैं जब 12वें घर पर आऊंगी तो बच्चे से उत्तर भाद्रपद और रेवती दोनों को डिस्कस करूंगी। फिलहाल सिर्फ इतना बता रही हूँ, जब शनि की तीसरी दृष्टि होगी तो तीसरी दृष्टि थोड़ी कठोर दृष्टि होती है शनि की। तो पहले सूर्य भी वही दिखा रहा है कि अब कमांड, अनुशासन, पराक्रम, मेहनत से कुटुंब को बांधा जाएगा, नियमों से कुटुंब को बांधा जाएगा, और साथ साथ लंबे इंतजार के बाद कोई शुभ फल, कोई मांगलिक काम, शुक्र भी वही दिखा रहा है और शनि की दृष्टि भी वही दिखा रही है, परिवार में होगा। बात करें तीसरे घर की तो यहाँ मिथुन राशि है, जिसका स्वामी बुध सूर्य के साथ है। शुरू में पहले घर में है 14 तारीख तक, बाद में दूसरे घर में भी सूर्य के साथ साथ चल रहा है। तीसरा घर पराक्रम, पहला घर हम खुद हैं, लग्न है, लग्न का मतलब हमारे सिर के बाल से और पैर के नाखून तक जो है वो पहला घर है, वो लग्न है। तो जब बुध लग्न में बैठा होगा, जब पराक्रम का स्वामी, तीसरे घर का स्वामी लग्न में बैठा होगा, तो इसका मतलब ये हमारे ही पराक्रम से हमारा भाग्योदय होगा, है ना। जब दूसरे घर में बैठा है तब भी बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य और बुध का संबंध समझिए पहले, तो आपको ये बुध की स्थिति, तीसरे घर की स्थिति बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मेरे पिताजी कहते थे कि जब जैसे माँ का पल्लू पकड़ करके बालक घूमता है ना, उसी तरह सूर्य का पल्लू पकड़ करके बुध घूमता है। बुध हमारे सोलर सिस्टम का यंगेस्ट प्लेनेट, सबसे छोटा बच्चा है, सूर्य के सबसे ज्यादा करीब है, सूर्य के सबसे जल्दी जल्दी और सबसे ज्यादा चक्कर लगाता है। तो क्या होता है कि जब बुध सूर्य के साथ होगा, क्योंकि बुध बालक ग्रह है, उसके पास समझ तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कहां से प्राप्त करता है, सूर्य से। तो जब जब बुध सूर्य के साथ होगा तो उसके जो मैनेजमेंट स्किल्स है ना, उनको सूर्य का गाइडेंस मिलेगा। तो देखिए तीसरा घर भी वही दिखा रहा है, पहला घर भी तो वही दिखा रहा है, दूसरा घर भी वही दिखा रहा है। जबरदस्त मैनेजमेंट इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर फैमिली, सभी जगह। और ये आपके अपने पराक्रम से होगा। बृहस्पति तीसरे घर में पुनर्वसु में बैठे हुए हैं, उदित हैं, अतिचारी हैं और मार्गी हैं, और 14 मई से यहाँ शुक्र भी हो जाएंगे। ओ माय गॉड, क्या कहूँ, इट्स अ वंडरफुल सिचुएशन। क्यों वंडरफुल है? आप कहेंगे मैडम बृहस्पति और शुक्र तो आपस में शत्रु हैं, इसमें क्या अच्छा है? क्या अच्छा है मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले बृहस्पति को डिस्कस करती हूँ। बृहस्पति पुनर्वसु में है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार फल देता है।
इस समय ईश्वर कृपा से 4 बड़े ग्रह अपने नक्षत्रों में हैं। राहु शतभिषा में अपना नक्षत्र, केतु मघा में अपना नक्षत्र, शनि उत्तर भाद्रपद में अपना नक्षत्र और बृहस्पति पुनर्वसु में अपना नक्षत्र। तो बृहस्पति जब पुनर्वसु में है, पुनर्वसु का अर्थ समझिए, पुनः वसु, फिर से बसना, री एस्टेब्लिशमेंट। और तीसरा घर क्या है? पराक्रम। जीवन में अपने खुद के पराक्रम से, अपनी खुद की मेहनत से आप कोई री एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। और बृहस्पति और शुक्र दोनों इस समय पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो आपके अपने पराक्रम से कोई नया री एस्टेब्लिशमेंट और भाग्योदय। बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा पोर्टफोलियोज हैं 9 ग्रहों में। बृहस्पति धन, बृहस्पति अध्यात्म, बृहस्पति स्त्रियों के केस में पति, बृहस्पति संतान, बृहस्पति हमारे जीवन का पूर्ण उत्थान, बृहस्पति आध्यात्मिकता। अब यहाँ शुक्र भी आ गए। शुक्र प्रेम, शुक्र संतति, शुक्र वैभव, शुक्र सुख, शुक्र धन, शुक्र संपदा, शुक्र विलासिता, शुक्र शैया सुख, शुक्र सांसारिक सुख, मटेरियलिस्टिक गेन्स। तो जब दोनों पराक्रम के घर में होंगे, तीसरे घर में होंगे, तो हार्डवर्क तो डेफिनेटली कराएंगे, लेकिन उसका पूर्ण फल भाग्य देगा। जिस जगह पर ग्रहों की पूर्ण दृष्टि होती है, मेरे पिताजी कहते थे कि ग्रह जहां बैठता है वहां 10% फल देता है, जहां देखता है वहां 90% फल देता है। दृष्टियां वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतनी इंपॉर्टेंट है। दोनों भाग्य भाव को देखेंगे। इस समय भाग्य जबरदस्त 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 साथ देगा। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी भाग्य की इस समय। देखिए, हम कई बार ऐसा होता है, कर्म करते हैं 100%, भाग्य साथ देता है 10%। ये वो समय है जब आप 10% भी अगर काम करेंगे तो भाग्य 100% साथ देगा। कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है। तो इस समय क्या होगा, जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दौड़िए जितना दौड़ सकते हैं इस समय, कीजिए जितनी मेहनत आप इस समय कर सकते हैं। यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि है और राहु तीसरे घर में कारक होता है। राहु शतभिषा में है। शतभिषा मतलब 100 डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम 100 डॉक्टर्स। इस समय बृहस्पति और राहु का दृष्टि संबंध बन रहा है। 2 जून से जब बृहस्पति उच्च के होकर के कर्क में चले जाएंगे तब तक ये संबंध बनेगा, उसके बाद हट जाएगा। तो राहु जब शतभिषा में बैठकर बृहस्पति को देख रहे हैं तो हीलिंग फ्रॉम 100 डॉक्टर्स, 100 वैद्यों से आपका उपचार। 100 वैद्यों का अर्थ समझिए। हमें जीवन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम है, किसी को परिवार में प्रॉब्लम है, किसी को सास ससुर से प्रॉब्लम है, किसी को अपने बहन भाइयों से प्रॉब्लम है, किसी को आध्यात्मिक गेन्स नहीं हो रहे। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है। अब उनका इलाज एक डॉक्टर तो नहीं कर सकता है। तो क्या होगा कि आपको जिस प्रकार का संताप, जिस प्रकार का दुख, जिस प्रकार की प्रॉब्लम, उसी प्रकार का सॉल्यूशन राहु देगा। अब आप कहेंगे मैडम राहु तो एक दुष्ट ग्रह है, छलिया है। हाँ है, लेकिन बात यह है कि जो मैंने बात बिल्कुल शुरू में कही थी कि आप जिसके घर बैठे होते हैं उसके जैसा बिहेव करते हैं। इससे मेरा राहु बैठा कहाँ है? शतभिषा में। शतभिषा में बैठा है तो उसकी प्रवृत्ति इस समय शतभिषा जैसी होगी। इस समय वो हीलिंग का काम करेगा। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है और यहाँ किसी की भी दृष्टि नहीं है। चौथा घर काल पुरुष का हृदय स्थान, आपका भी ये नन्हा सा हृदय चौथा घर ही है। हृदय स्वतंत्र, हृदय स्वतंत्र। इस समय आप कोई डिसीजन मेकिंग जो करेंगे अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने हृदय से, वो बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी की सलाह के, बिना किसी की दबाव के इंडिपेंडेंटली करेंगे। और जो डिसीजन मेकिंग आप इस समय करेंगे उसकी जिम्मेदारी भी आप पूरी तरह लेंगे कि ठीक है मैंने किया, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, कोई बात नहीं, इसके परिणाम मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, सुनने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग मेरी अपनी है, किसी और ने नहीं की है मेरे लिए। तो क्या होगा कि इस समय आप दिल की सुनेंगे और दिल से लिए हुए निर्णय ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल तो नहीं होते हैं और कभी गलत भी नहीं होते हैं। बात करें पांचवें घर की, यहाँ सिंह राशि है जिसमें कि केतु है। केतु या राहु जब सिंह राशि में होते हैं तो ग्रहण दोष होता है। इस समय केतु लेकिन मघा नक्षत्र में है। पांचवा घर हमारी संतान, हमारी विद्या, एजुकेशन, हमारी बुद्धि, हमारे प्रेम प्रसंग, हमारा
पूर्व जन्म और जीवन का पूर्ण उत्थान हम पंचम भाव से ही देखते हैं, पांचवें घर से देखते हैं। तो यहां जब केतु रहेगा, केतु सेपरेशन है, केतु कैंची है, काटता है, केतु विरह है, विरक्ति है, विच्छेद है, मोक्ष है। तो एक तरह से अच्छा है कि पूर्व जन्म के कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति। जब तक केतु यहां रहेगा तो जितने भी फैक्टर्स पांचवें घर के हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, उनमें हर्डल्स तो डालेगा, लेकिन मघा जो नक्षत्र है वो पितृ कृपा को दिखाता है। इस समय जिन इन सब चीजों में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, विद्या में, एजुकेशन में प्रॉब्लम थी, प्रेम प्रसंगों में प्रॉब्लम थी, जिन जिन चीजों में प्रॉब्लम, संतान के साथ प्रॉब्लम्स थी, उनमें पितृ कृपा से कोई बड़े काम, कोई अच्छे काम, कोई शुभ काम होंगे। यहाँ राहु की सातवीं दृष्टि है, जहां कहीं केतु होता है राहु की सातवीं दृष्टि ही होती है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। राहु शतभिषा में, फिर वही इम्पैक्ट जो तीसरे घर पर था, हीलिंग फ्रॉम 100 डॉक्टर्स। आपके प्रेम प्रसंगों में, संतान के केस में, आपके एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स आ गई थी, उनके सॉल्यूशंस निकलेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। बात करें छठे घर की, तो यहाँ कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध अच्छी स्थिति में है, जब प्रथम भाव में है तब भी, जब दूसरे भाव में है तब भी। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है। अब जिसके साथ वो है वो सूर्य है। सूर्य ताकतवर है। रोग, ऋण और शत्रु का नुकसान करने के लिए, उनका नाश करने के लिए किसके पास गया है राजकुमार? राजा के पास। तो ये एक ऐसा समय है जब रोग, ऋण और शत्रु का नाश कौन करेंगे? सूर्य करेंगे। सूर्य शत्रुहंता है। कोई भी क्रूर ग्रह शत्रुहंता होता है छठे घर में। अब यहाँ छठे का स्वामी बैठा हुआ है शत्रुहंता के साथ, तो अपील करेगा राजा से कि भाई इनका नाश करो, और उनका नाश होगा। शनि की यहाँ सातवीं दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि। शनि भी एक क्रूर ग्रह है, और सातवीं दृष्टि शत्रुहंता दृष्टि। तो रोग, ऋण और शत्रु का नाश होगा, ये एक अच्छी बात है। शनि, जैसे कि मैंने कहा कि उत्तर भाद्रपद में पहले, बाद में रेवती में, तो जब 12वें घर में आऊंगी तब डिस्कस करूंगी। फिलहाल इतना बता रही हूँ, शनि सेवा के कारक हैं, और छठा घर नौकरी का घर है। ये हमारी दिनचर्या का भी घर है। तो आपकी नौकरी में कोई बदलाव 17 तारीख तक या उसके बाद, क्योंकि जो रेवती है ना, वो नक्षत्र श्रृंखला का अंतिम नक्षत्र है। कोई चेंज, कोई प्रमोशन, कुछ ऐसा जो आप करना चाहते थे, वो चीज अब अंत तक, रिजल्ट तक पहुंचेगी। बात करें सातवें घर की, तो यहाँ तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र जब 14 तारीख तक अपनी राशि में है दूसरे घर में, तब भी अच्छी स्थिति में है, और बाद में जब बृहस्पति के साथ है तब भी अच्छी स्थिति में है। दोनों गुरु, बृहस्पति और शुक्र, जब कहीं एक साथ बैठते हैं, जबकि शत्रु है, तो भी जहां अगर कभी इकट्ठे बैठे या एक दूसरे पर दृष्टि डालें तो उत्थान करते हैं। सातवां घर आपका मैरिड लाइफ है। मैरिड लाइफ में सातवां घर आपका बिजनेस भी है, बिजनेस पार्टनरशिप भी है। तो मैरिड लाइफ में, बिजनेस में और बिजनेस पार्टनरशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, उनका सॉल्यूशन अच्छा खासा निकलेगा। अच्छा खासा निकलेगा। खास तौर से देखिए, दूसरे घर में जब तक रहेंगे 14 तारीख तक शुक्र, तब तक वैवाहिक जीवन में सुख, संपदा, समृद्धि। दूसरा घर कुटुंब भी है। कुटुंब में कोई मंगल काम और धन का संचय, वैवाहिक जीवन से, बिजनेस पार्टनरशिप से। बाद में जब बृहस्पति के साथ आएंगे 14 तारीख के साथ बाद, तो बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति आध्यात्मिकता है, बृहस्पति फैलाव है। तो बिजनेस का फैलाव, मैरिड लाइफ का फैलाव कैसे होगा? आप ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे, एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करेंगे। और ब्रॉड हार्टेड जब तक आप नहीं होते, तब तक मैरिड लाइफ चलती नहीं है ना? तो बृहस्पति ज्ञान देगा आपको, विशालता देगा आपको, आध्यात्मिकता देगा आपको, क्षमा करने की शक्ति देगा आपको। तो क्या होगा कि आप कुछ चीजों को, जिन्हें अवॉइड कर सकते हैं, जिन्हें लेट गो कर सकते हैं, उन्हें लेट गो कर करके जीवन को समरसता में लेकर के आएंगे। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच, आपके और आपके लाइफ पार्टनर में, और आप में और आपके बिजनेस पार्टनर में, दोनों में ही बन पाएगी। अच्छी बात है। दृष्टियां बहुत सारी हैं सातवें घर पर। जैसा कि मैंने कहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है दृष्टियां। राहु की नवम दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि 15 तारीख तक है, मंगल की 11 से है, बुध की 14 तक है, और बृहस्पति की, जैसे कि मैंने कहा, राहु और बृहस्पति दृष्टि संबंध बना रहे हैं, दोनों एक साथ सातवें घर को देख रहे हैं।
कुछ अचानक घटनाएं, कोई री एस्टेब्लिशमेंट आपकी मैरिड लाइफ में, बिजनेस पार्टनरशिप में। सूर्य और बुध जब देखेंगे, बुधादित्य दृष्टि है। मैनेजमेंट, कमांड, यश, पद, मान, प्रतिष्ठा जो खो गया था वो इस समय वापस मिलेगा। 11 तारीख से जब मंगल भी यहाँ पर होंगे तो 2 अग्निग्रह, थोड़ा सा गुस्सा आएगा। 11 से 14 तक का जो समय है वो थोड़ा सा अपनी वाणी को संभालिएगा, क्योंकि मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं है। बुध वाणी है और मंगल क्रोध है, वाणी पर क्रोध। थोड़ा सा 2-4 दिन की स्थिति ऐसी है जब आपको थोड़ा सा सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करना होगा। मेरे पिताजी कहते थे एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडियल साइंस है, इसीलिए हम आपको एडवांस में बताते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। आपको जो पॉजिटिव है वो भी बतलाते हैं और जो नेगेटिव है वो भी बतलाते हैं। अब पॉजिटिव तो अच्छा है, लेकिन नेगेटिव बतलाने का पर्पस क्या है कि देखिए, इन परिस्थितियों को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं थोड़ी सी समझदारी से तो कीजिए ना, और अगर नहीं करते हैं तो फिर परिणाम के लिए तैयार रहिए। बात करते हैं 8वें घर की, तो 8वां घर आयु और मृत्यु है, 8वां घर पाताल है, 8वां घर रिसर्च है। यहाँ वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी मंगल 11 तारीख तक प्रथम भाव में है, 11 तारीख तक 12वें घर में है और 11 तारीख से प्रथम भाव में है। तो 11 तारीख तक मित्र राशि में है और 11 तारीख से वो स्वराशि होगा। तो मंगल का 12वें होना, मंगल एनर्जी और 12वां घर खर्च है। खास तौर से जब 8वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठा हो या 6ठे घर में बैठा हो, तो ये एक तरह से विपरीत राजयोग स्थिति होती है। कुछ हर्डल्स आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद लाभ होगा। लाभ विदेश से, लाभ कोर्ट कचहरी से, लाभ अस्पताल से, लाभ दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, इन सब चीजों में लाभ होगा। लेकिन पहले डेफिनेटली हर्डल्स आएंगे, क्योंकि 8वां घर दुख स्थान है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है 15 तारीख से 14 तारीख तक, शुक्र की पूर्ण दृष्टि और बुध की 14 से दृष्टि है। तो शुक्र की 14 तारीख तक दृष्टि 8वें घर पर बहुत अच्छी है, कारण शुक्र लक्ष्मी है और लक्ष्मी का जन्म पाताल से ही हुआ है। कोई सडन गेन्स, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है, 8वां घर सडन गेन्स है। 14 तारीख तक कोई सडन गेन्स, कोई ऐसा धन जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी या जो आपने नहीं कमाया है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, गिफ्ट, वसीयत, इंश्योरेंस, या कुछ ऐसा जो आपको अचानक प्राप्त हुआ, वो 8वां घर है। तो शुक्र जब 8वें घर में आता है तो अचानक गेन्स, कैसे फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल आपको होंगे। जब सूर्य और बुध रहेंगे यहाँ 14 तारीख से सूर्य और 15 से 14 तारीख से बुध और 15 से सूर्य है, तो सूर्य और बुध जब इस घर को देखेंगे तो क्या होगा? सूर्य जब 8वें घर को देखता है तो पाताल में, जल में नीचे तक दृष्टि, कुछ रहस्यों पर से पर्दा, कुछ रिसर्च, कुछ ऐसा ज्ञान आपको होगा जो कि आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। बात करें 9वें भाव की, तो धनु राशि है यहाँ पर, जहां बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। कोई भी ग्रह जब कहीं दूर बैठकर अपने ही घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो उससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। 9वां घर भाग्य है, गुरु है, और बृहस्पति इसका कारक है। तो अपने कारक स्थान को और अपनी राशि को जब बृहस्पति देखेगा तो भाग्य विशेष साथ देगा। कोई यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि है 14 तारीख से, शुक्र की भी दृष्टि होगी और केतु की 5वीं दृष्टि है। केतु की दृष्टि जहां जहां होगी वहां वहां हर्डल्स आकर के काम होंगे। सबसे पहली बात, आई बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वन शॉट में काम नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं। आपको कोई काम लग रहा है आज हो जाएगा, नहीं आज नहीं होगा, वो कल होगा, कल नहीं परसों होगा, लेकिन हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 गुरुओं की दृष्टि भाग्य भाव पर, गजब इस समय भाग्य साथ देगा, इसमें कोई शक नहीं है। कोई धार्मिक यात्रा, धार्मिक कर्म आप इस समय करेंगे, गुरुओं के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, और सबसे बड़ी बात, गुरु की कृपा। वो गुरु सशरीर हो सकते हैं, बिना शरीर हो सकते हैं, आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, या पूर्व जन्म के कोई गुरु। तो इस समय जो आपके काम बनेंगे ना अचानक भाग्य से, वो दैवीय कृपा से, वो गुरु कृपा से बनेंगे। बात करें आपके दशम भाव की, तो यहाँ मकर राशि है जिसका स्वामी शनि 12वें भाव में बैठा है। 10वां घर आकाश है, आसमान स्थान है, हमारा कर्म स्थान है। शनि यहाँ का नेचुरल ओनर है, क्योंकि मेष राशि की जो कुंडली है वो तो कालपुरुष की ही कुंडली है ना। तो नेचुरल ओनर इस घर का जब 12वें घर में बैठा होगा, 12वां घर विदेश,
विदेश में काम, बाहर काम, दूर काम, कर्म स्थान घर से दूर, या तो आपको लेकर के जाएगा घर से दूर, या फिर किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी तरह से कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि जो आप बाहर के लोगों से, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से डील करेंगे। और शनि कर्म है, 12वां घर खर्चा है, कर्म का खर्चा। यानी जितना हार्ड वर्क आप यूजुअली करते हैं इस समय उससे ज़्यादा करेंगे। यहाँ उत्तर भाद्रपद में शनि जब तक रहेंगे, उत्तर भाद्रपद धैर्य को दिखाता है, लेकिन साथ-साथ रिवेंज को भी दिखाता है। रेवती सेलिब्रेशन को दिखाता है। रेवती अंतिम नक्षत्र है, नक्षत्र श्रृंखला का। अब देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। अंतिम ग्रह शनि, अंतिम राशि मीन और अंतिम नक्षत्र रेवती। आपके जीवन में कोई ऐसा काम जो बरसों से आप कंप्लीट करने की सोच रहे थे, या कोशिश कर रहे थे, या तैयारी कर रहे थे, अब उसका कंप्लीशन होगा, उसका कंप्लीशन होगा। ये एक बहुत सुंदर स्थिति है। और 12वां घर क्या है? एग्जिट। फाइनली आप फ्री हो जाएंगे उससे कि चलो ये काम निपटा, आखिर निबट गया। तो उसके निबटने में 9वां घर साथ देगा, भाग्य, गुरु कृपा। तीसरा घर साथ देगा, पराक्रम। देखिए ये जो 12 घर है ना, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन है। एक अकेला घर कुछ नहीं करता, एक अकेला ग्रह कुछ नहीं करता है। तीसरा घर दिखा रहा है बहुत मेहनत करेंगे, 9वां घर दिखा रहा है भाग्य साथ देगा, और 12वां घर दिखा रहा है कि आपकी मेहनत और भाग्य से किसी बहुत बड़े काम का कंप्लीशन होगा। बात करें आपके 11वें भाव की, तो राहु शतभिषा में यहाँ पर कुंभ राशि में, अपनी ही राशि में बहुत प्रबल स्थिति में है। केतु की 7वीं दृष्टि और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है। जैसे कि मैंने कहा कि राहु और बृहस्पति इस समय दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। 12वां घर में डिस्कस कर चुके हूँ। चलिए अच्छा दोबारा से करूंगी। फिलहाल राहु की बात करते हैं। तो राहु जब शतभिषा में 11वें घर में होगा, तो 11वां घर लाभ और इच्छा पूर्ति। राहु सडन, राहु अनलिमिटेड, राहु साम दाम दंड भेद। तो इस समय लाभ और इच्छा पूर्ति जो होगी वो साम दाम दंड भेद से होगी। सारे रास्ते खोल के रखेंगे आप अपने लाभ को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और बृहस्पति सपोर्ट करेंगे पुनर्वसु में, जो पुराना था उसको तोड़कर कुछ नया एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, नीति राहु की, रिकंस्ट्रक्शन बृहस्पति का। तो कोई बहुत बड़ा लाभ और इच्छा पूर्ति डेफिनेटली इस समय होगा। वैसे भी बृहस्पति इस समय जब दृष्टि डाल रहे हैं तो शुक्र के भी साथ हैं। केतु की 7th एस्पेक्ट है, तो जैसे कि मैंने कहा बिना हर्डल्स के काम नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं 12वें घर की। तो मंगल यहाँ पर मिथुन राशि में है 11 तारीख तक, शनि के साथ है। तो शनि और मंगल की युति को कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इनका कोई बहुत अच्छा संबंध आपस में है नहीं। लेकिन तो पहले मैं उसका नेगेटिव एस्पेक्ट बतला दूं, क्या बाद में बतलाऊंगी। इसका एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जो मेरे पिता मुझे बतलाते थे। नेगेटिव एस्पेक्ट तो यह है कि शनि एक ठंडा ग्रह है, शनि बूढ़ा, मंगल जवान, मंगल गर्म। तो दोनों की हैबिट्स, दोनों की नेचर्स, दोनों की टेंडेंसीज अलग है। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा 12वें घर में खर्चे को लेकर। घर में एक जना कहेगा खर्चा करना है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं करना है। दूसरी बात, 12वें घर में शनि मतलब जैसे कि मैंने कहा दूर लेके जाता है कर्म के लिए। मंगल जब 12वें घर में होता है तो विदेश में एस्टेब्लिशमेंट, विदेश से लाभ, विदेश में फायदा। अब जो मेरे पिता कहते थे वो कहते थे इसकी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है शनि और मंगल का, उसको समझो। वो क्या है? मंगल वो सेनापति है जो अपनी फौज लेकर, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, और शनि वो बूढ़ा जनरल है जिसके पास कई सौ युद्ध लड़ने का अनुभव है। तो अगर आपने धैर्य रख लिया तो क्या होगा, शनि के अनुभव को अगर मंगल ने यानी सेनापति ने मान लिया तो उसके परिणाम जानते हैं क्या होंगे? बहुत अच्छे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब सेनापति अपनी ताकत को, अपनी फौज को, अपनी पावर को एक बूढ़े जनरल के दिमाग से चलाएगा तो युद्ध का जीतना निश्चित है, विजय निश्चित है। वैसे भी ये घर दिखा रहे हैं कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क होगा इस समय। तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अपने घर के जो यूथ हैं आप उनकी एनर्जी को, अगर आप खुद यंग हैं तो जो बूढ़े हैं उनके दिमाग से चलाइए, अगर आप बुजुर्ग हैं तो घर के जो यूथ है उनकी एनर्जी को अपने अनुभव से चलाइए।
तो विजय निश्चित होगी। ये है मेरे एनालिसिस इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, हनुमान चालीसा तो ज़रूर से कीजिए। आपकी तो लग्न का स्वामी ही मंगल है, तो आपको आजीवन करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि सूर्य को जल हमेशा दीजिए। और तीसरी बात, दुर्गा पूजा कीजिए किसी भी रूप में। 11वें भाव में जो लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है, वहाँ राहु बैठा हुआ है। राहु को कंट्रोल करने के लिए दुर्गा पूजा से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। उसकी एनर्जी को प्रॉपर्ली चैनलाइज़ करने के लिए दुर्गा पूजा से अच्छा कुछ नहीं है। आप दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, किसी भी रूप में दुर्गा पूजा, विशेष रूप से सरस्वती पूजा इसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत रिसर्च करके वीडियोज़ बनाती हूँ। आपको मेरे वीडियो जैसे भी लगे, मैं ऐसा कभी नहीं कहती हूँ कि आप झूठी तारीफ कीजिए। अच्छा लगा, बुरा लगा, आप पर इम्प्लीमेंट हुआ, नहीं हुआ, कितने परसेंट इम्प्लीमेंट हुआ, मेरी चीज़ें जो मैं बतलाती हूँ वो किस हद तक आप पर लागू होती हैं, नहीं होती हैं, एक छोटा-सा कमेंट लिखिए ज़रूर। ज्योतिष एक बहुत विशाल समुद्र है, बहुत विशाल। इसको जानने के लिए एक जीवन तो बहुत ही कम है, कई जीवन भी कम है। तो हम में से कोई भी ज्योतिष, कम से कम मैं तो अपने आप को पूर्ण ज्ञाता नहीं मानती और कभी मानूँगी भी नहीं। हालाँकि आज भी मैं पढ़ती हूँ और मैंने बहुत बचपन से एस्ट्रोलॉजी सीखा है। लेकिन जानने और सीखने के लिए बहुत कुछ अभी बाकी है। तो आज भी जैसा कि मैंने कहा कि मैं पढ़ती हूँ, हम आपके जितने हॉरोस्कोप्स मैं देखती हूँ, वो सब मेरे लिए रिसर्च पेपर हैं। आपके कमेंट्स मुझे रिसर्च का काम करते हैं, वो बतलाते हैं कि जो कैलकुलेशंस मैंने किए, हम सारे ही एस्ट्रोलॉजर्स मैथमेटिशियंस हैं। तो जो फ़ॉर्मूलाज़ हमारे ऋषियों ने दिए, उनको हम गोचर के हिसाब से अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब उनके रिज़ल्ट्स कितने सही, कितने गलत, ये तो आप बता सकते हैं। हम सिर्फ़ कैलकुलेशन करते हैं और बताते हैं। तो मेरी कैलकुलेशन कितनी सही, कितनी गलत, बताइए ज़रूर। आई एम ओपन टू योर कमेंट्स। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।